सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 25 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है, बेसिकली इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है ना। और ये जो है जो पहले इंडिया और यूके के बीच में रोड मैप 2030 है, उसको रिप्लेस करेगा किसके साथ? इंडिया यूके विजन 2035 के साथ, ठीक है। तो अब दोनों के लिए ट्रेड बेनिफिट्स क्या रहेंगे? इंडिया के लिए क्या बेनिफिट रहेगा कि इंडिया के जो एमएसएमई सेक्टर है उसको 20 बूस्ट मिलेगा। यूके में एमएसएमई, फार्मर्स, फुटवेयर, है ना, ज्वेलरी, सी फूड, इंजीनियरिंग गुड्स, इन सबको फ़ायदा मिलेगा यूके के मार्केट में। फिर दूसरा, ईजियर मार्केट एक्सेस होगा। ब्रिटिश के जो एरोस्पेस पार्ट्स हैं और जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो इंडिया में सस्ते अवेलेबल होंगे, है ना। और यूके के लिए क्या बेनिफिट है? यूके के लिए बेनिफिट है ये कि उनकी जो विस्की है, विस्की डिस्टिलर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर यहाँ पे इंडिया में जो है चीपर रहेंगे और ज़्यादा एक्सेस कर पाएंगे इंडियन मार्केट। फिर उसके बाद में जो इंडियन क्लोथ्स हैं, फूड है या शूज़ हैं, ये चीपर रहेंगे यहाँ पे यूके के मार्केट में, तो उनको भी फ़ायदा होगा। और यूके ने क्लेम किया कि ये सबसे बड़ा बिगेस्ट डील है सिंस ब्रेक्सिट। और एक और नया रूल आया है जिसमें डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन जिसे बोल रहे हैं। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन ऐसा है कि मतलब अगर मान लीजिए कोई इंडिया का इंडिविजुअल अगर यूके में काम कर रहा है या वहाँ का कोई इंडिविजुअल इंडिया में काम कर रहा है, तो उसको दोनों जगह सोशल सिक्योरिटी देना पड़ता था। सोशल सिक्योरिटी जैसे वही प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन के लिए हो गया, ये सब चीज़ें तो दोनों कंट्रीज़ में देना पड़ता था। तो पहले क्या है कि पहले जो है सिर्फ क्या बोलते हैं 1 साल तक छूट मिलती थी, उसके बाद आपको कंट्रीब्यूशन देना होता था। अब ये 1 साल से 3 साल कर दिया गया कि 3 साल तक छूट मिलेगी। आप एक ही कंट्री में पे करोगे, फिर उसके बाद में दोनों कंट्रीज़ में पे करना होगा, है ना। तो अभी क्या है कि विजन जो 235 है, ये क्या है? विजन 235, इसमें बेसिकली यूके सपोर्ट करेगा इंडिया का जो है जो बिड है इंडिया के परमानेंट सीट का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, है ना, उसके लिए यूके सपोर्ट करेगा। और जॉइंट स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म और टॉक ऑफ एक्स्ट्राडिटिंग इकोनॉमिक ऑफेंडर, जो भी यहाँ से इकोनॉमिक ऑफेंस करके गए हैं उनको एक्स्ट्राडिशन के लिए कोऑपरेट करना। और प्लेज लेना कि जो है रिफॉर्म करेंगे इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया, WTO हो गया और WHO हो गया, IMF हो गया, है ना, IMF हो गया और वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब में। तो वही मोदी जी ने भी बोला है कि हिस्टोरिक डे है और यूज्ड क्रिकेट मेटाफर जैसे कि स्टेट बैट फॉर ट्रस्ट, है ना। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी बोला कि इट इज़ द बेस्ट डील इंडिया एवर ऑफर्ड। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, एवरी SC/ST कंप्लेंट मस्ट लीड टू फाइलिंग ऑफ FIR विदाउट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सेज हाई कोर्ट। तो हुआ क्या है कि अभी जो एक लॉ है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, इसके अंडर कोर्ट ने बोला है कि डायरेक्ट FIR फाइलिंग करें। पुलिस जो है पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती थी, उसकी ज़रूरत नहीं है ना। अगर कंप्लेंट में कॉग्निजेबल ऑफेंस दिख रहा है वो, तो पुलिस को सीधा FIR करना होगा, ठीक है, डायरेक्ट FIR करना होगा। लीगल बेस क्या है कि सेक्शन 18 जो है 18(1)(a) कहता है FIR के लिए जो है कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की ज़रूरत रिक्वायर्ड नहीं है। और लॉ का पर्पज़ है तुरंत एक्शन लेना बिना डिले या डिस्क्रिशन के। कोर्ट ने कहा कि देखा कि पुलिस अक्सर रूल्स फॉलो नहीं करती और गलत तरीके से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है, और इन्हें कभी कभी DSP के जो है रैंक से नीचे ऑफिसर भी करते हैं इंक्वायरी, जो कि रूल जो है रूल 7(1) जो है उसके खिलाफ है ना। तो DGP को ऑर्डर दिया गया कि सभी कमिश्नर्स और SPs को जो है कोर्ट का ऑर्डर भेजने का निर्देश दिया गया, ताकि SC/ST केसेस में लॉ का वायलेशन ना हो। और जो SC/ST से रिलेटेड केसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन बेसिकली 60 दिन के अंदर विदिन 16 डेज जो है करनी होगी, है ना। और फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट स्पेशल कोर्ट में फाइल करना होगा। तो इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं
जो जिसमें पुलिस बिना कोर्ट की परमिशन के एफआईआर जो है वो रजिस्टर कर सकती है और तुरंत अरेस्ट भी कर सकती है। और ये जो है सीरियस नेचर के क्राइम्स होते हैं, है ना, पब्लिक सेफ्टी या लॉ एंड ऑर्डर को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो इसमें जो है कोर्ट के ऑर्डर का वेट नहीं करना होता, इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करनी होती है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे खासी ट्राइब से रिलेटेड, जो कि एक मैट्रिलिनियल ट्राइब है ना, मेघालय की। तो उसको हाई कोर्ट में बेसिकली यहाँ का एक रूल चैलेंज किया गया, जिस रूल को बोलते हैं खासी हिल ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट खासी सोशल कस्टम लीनिएज एक्ट 1997। तो इस एक्ट में क्या है कि इस लॉ के मुताबिक जो लोग जो है फादर या फिर हस्बैंड का सरनेम जो है वो अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें एसटी स्टेटस सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। और ये इशू मैट्रिलिनियल सोसाइटी जो है, मैट्रिलिनियल सोसाइटी तो बेसिकली मदर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और इनका ही सरनेम चलाते हैं। तो ये इशू बेसिकली इनकी मैट्रिलिनियल जो सोसाइटी है मेघालय में, जेंडर इक्वालिटी और आइडेंटिटी का बड़ा मुद्दा बन गई है ना। तो बैकग्राउंड क्या है कि 2020 में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने लेटर इशू किया था। बोला गया था लीनिएज किसी के बेसिस पे सरनेम मदर या फादर किसी के भी से भी हो सकता है। और कोई नॉन खासी वुमेन है उसको जो है उसको हस्बैंड का सरनेम लेने की भी परमिशन थी, लेकिन 2024 में ये लेटर विड्रॉ कर लिया गया। उसके बाद SC/ST जो सर्टिफिकेट है वो डिनाई किए जा रहे हैं, है ना, उन लोगों को जो फादर या हस्बैंड का सरनेम लगा रहे हैं। तो वही कोर्ट ने बोला है कि जो है ये इशू खासी कम्युनिटी के हित में जल्दी सुलझाया जाएगा। और ये तो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन खासी मैट्रिलिनियल रूल्स वर्सेस इंडिविजुअल फ्रीडम टू चूज सरनेम, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे 24 ईयर सर्वे रिवील्स दैट कोरल कवर इन लक्षद्वीप सॉ 50% रिडक्शन। तो एक स्टडी पब्लिश हुई जिसका नाम है बेसिकली लोकल एनवायरनमेंट फिल्टरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मैरीन हीट वेव्स इन्फ्लुएंस डेकेडल ट्रेंड्स इन कोरल कॉम्पोजिशन। तो इस रिपोर्ट में बोला क्या गया, इस रिपोर्ट में बोला गया कि 1998 में जो कोरल कवर था वो 37.24% था, जो कि अब लगभग 2022 में कितना हो गया, 19.6% हो गया है। तो ये टोटल डिक्लाइन है लगभग 2 गुना का, ये 50% डिक्लाइन बोल रहे हैं। और मेजर कॉज बताते हैं कि किस लिए रिपीटेड जो मैरीन हीट वेव्स हैं, है ना, जैसे कि एल नीनो इवेंट्स हो गए 1998 के, 2010 का, 2016 का, है ना। और क्लाइमेट चेंज ने हीट वेव्स को और डेंजरस बना दिया है ना। और लोकल एनवायरमेंटल फैक्टर मैटर करते हैं कि रीफ की जो डेप्थ होगी, है ना, और जो इसका वेव एक्सपोजर जैसे लोकल फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि रीफ कितना इम्पैक्ट फेस करेगा और रीफ कितनी जल्दी रिकवर करेगा। ये दोनों डेप्थ और वेव एक्सपोजर जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और रिकवरी के बारे में बोल रहे हैं, रिकवरी हर ब्लीचिंग के बाद जो है कोरल मोर्टेलिटी कम हो जाती है, और लेकिन रिकवरी रेट जो है वो भी स्लो हो गया है। और 6 साल तक अगर ब्लीचिंग फ्री टाइम मिले, है ना, तो अगर 6 साल तक ब्लीचिंग ना हो, फ्री ब्लीचिंग टाइम मिले, तो रीफ अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। और ये मैटर क्यों करता है, ये स्टडी प्रेडिक्ट करने में मदद करेगी कि कौन सी रीफ वल्नरेबल है ना, और कौन से रीफ रिवाइव हो सकते हैं अगर उनको क्लाइमेट स्ट्रेस से रिस्पाइट मिले। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे हमारे यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी क्या बोल रहे हैं, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री अर्ज टू पास ऑन ड्यूटी कट टू कंज्यूमर्स। तो प्रहलाद जोशी जी जो हैं वो बोल रहे हैं कि क्रूड ऑयल जो है उस पर ड्यूटी कम हुई है, और तो रिटेल प्राइसेस में भी जो है वो फ़ायदा कंज्यूमर्स को मिलना चाहिए, और इंडस्ट्री को जल्दी से जो है वो प्राइस कट के जो बेनिफिट्स है वो पास करने के लिए बोला गया। और फोकस एरियाज़ क्या रहे, वैल्यू एडिशन बोला गया कि जो आप ऑयल प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में नए इनोवेशंस लाएं, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। टेक्नोलॉजी का यूज़ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें क्रॉप मैनेजमेंट में, है ना, प्रिसीजन एग्रीकल्चर करें, सस्टेनेबल एग फार्मिंग जो टेक्निक्स हैं उसको अपनाएं, और कोलैबोरेट करें पब्लिक जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, है ना, और जो आपकी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और प्रमोट करें बेसिकली हाई यील्डिंग जो ऑयल वेराइटीज़ हैं उसको प्रमोट करें, और स्ट्रॉन्ग पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू चेन बनाएं, है ना।
तो पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू चेन जो है वो बनाने के लिए बोला। तो इंडिया क्रिटिकल स्टेज में है ग्लोबल एडिबल ऑयल ट्रेड में, और इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है और इम्पोर्टर भी है वेजिटेबल ऑयल्स का, ठीक है। तो अब बोलते हैं कि फूड सेक्रेटरी ने बोला कि न्यू रेगुलेशंस जो है फॉर वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स विल बी नोटिफाइड सून, और दिस विल इंक्लूड मॉडर्न ट्रांसपेरेंट एंड टेक बेस्ड प्रोविजंस, है ना। तो ये नेक्स्ट वीक नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया सेज गाजा सीज फायर अ मस्ट रीअफर्म सपोर्ट टू पैलेस्टीन। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है मिडिल ईस्ट और पैलेस्टीन के मुद्दे पे जो है क्वार्टरली ओपन डिबेट हुई, और इस डिबेट के जो है प्रेसाइड किया जो है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, है ना। तो इंडिया का स्टेटमेंट क्या है? इंडिया का स्टेटमेंट ये है कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जो इंडिया के थे उन्होंने बोला कि जो गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ही गंभीर है, और जो तुरंत सीज़ फायर जो है वो होनी चाहिए, और सभी जो हॉस्टेजेस हैं उनकी रिलीज़ ज़रूरी है ना। और बोला कि इंडिया का जो पैलेस्टीन के प्रति सपोर्ट जो है अनवेवरिंग है, तो है ना। और गाज़ा की सिचुएशन क्या है? गाज़ा में बेसिकली लगभग जो है 95% जो हॉस्पिटल्स हैं या तो डिस्ट्रॉयड हैं या फिर नॉन फंक्शनल हैं, और जो 6.5 लाख जो बच्चे हैं, है ना, उसमें 20 महीने से स्कूल नहीं गए हैं वो, ठीक है। और लोग फूड, फ्यूल और मेडिकल फैसिलिटीज़ की में भारी कमी जो है वो झेल रहे हैं। और इंडिया की बदलती पोजीशन के बारे में बोल रहे हैं कि जून 2012 को इंडिया ने यूएनजीए में सीज़ फायर रेजोल्यूशन पर एब्सटेन किया था, यानी कि जो है रिफ्रेन किया था वोटिंग से, या ना तो येस बोला या नो बोला। लेकिन अब जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का में टोन ज़्यादा असर्टिव है ना। सीज़ फायर और जो डायलॉग है उसकी खुलकर मांग हो रही है। और इंडिया का परमानेंट स्टैंड क्या है कि इंडिया 2 स्टेट जो सॉल्यूशन है उसको सस्टेनेबल पीस का रास्ता मानता है, और इंडिया पैलेस्टीन टाइज़ हिस्टोरिक रहे हैं, तो इंडिया हमेशा पैलेस्टीन के साथ खड़ा रहा है। तो 2 स्टेट सॉल्यूशन बेसिकली क्या है? 2 स्टेट सॉल्यूशन में एक पीस प्लान है जो इज़राइल और जो पैलेस्टीन के बीच डिकेड्स पुराने कॉन्फ्लिक्ट का जो है सॉल्यूशन निकालने के लिए प्रपोज़ किया गया था। तो इस प्लान में बेसिकली एक इंडिपेंडेंट कंट्री इज़राइल होगा और एक इंडिपेंडेंट कंट्री पैलेस्टीन होगा। दोनों देश जो है अपना अलग अलग जो है वो सॉवरेन और पीसफुल को एग्जिस्ट करेंगे। तो इस बारे में था, तो उसको इंडिया सपोर्ट करता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे 2-3 न्यूज़ है बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो अभी वाइस प्रेसिडेंट ने, जैसे पता है, हमें रिज़ाइन कर दिया गया है, तो नया इलेक्शन होने वाला है वाइस प्रेसिडेंट का। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो देख लेते हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए बेसिकली एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, जिसमें कि ये इलेक्टोरल कॉलेज में जितने भी मेंबर्स होते हैं, एमपीज़ होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, वो रहते हैं। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं बोथ हाउस के, जो लोग जो है वो वोट कर सकते हैं, ठीक है, अनलाइक जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते। और वोटिंग सिस्टम जो है कैसे होता है? ये सीक्रेट बैलेट से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसमें जो लोग हैं अपने प्रेफरेंस देते हैं 1 2 3 ऐसे। और एलिजिबिलिटी क्या है कि इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, एज मिनिमम जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए, और मस्ट बी क्वालिफाइड कि राज्यसभा मेंबर हो सके, और शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, एक्सेप्ट कुछ पोस्ट जो कि एमएलएज हैं या फिर अदर चीज़ें हैं, जैसे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करे। बट जो है वो अगर एक्सेप्शंस हैं, जैसे प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट रहा है या गवर्नर है या मिनिस्टर है, तो वो एग्जेम्प्टेड है, वो लड़ सकता है ना। 5 साल का इनका टर्म होता है। और इन केस ऑफ वैकेंसी, जैसे कि अभी हुई है वैकेंसी, तो जो है इफ़ द वैकेंसी हैपन्स ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिमूवल और डेथ, तो इलेक्शन जो है वो शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है पूरा। और जो वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होता है वो एक्स ऑफिशियो जो है वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ठीक है, चेयरमैन राज्यसभा। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, पीएम मालदीव्स ट्रिप सिग्नल्स इम्प्रूव टाइज। तो अभी प्रधानमंत्री जो है वो जाने वाले हैं मालदीव्स 60th इंडिपेंडेंस डे पर, जहाँ पे उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। तो बैकग्राउंड बताते हैं कि जब इनका मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में इंडिया आउट का यूज़ किया, इंडिया आउट कैंपेन का,
और अब और भी ख़राब हो गए जब 2024 में डेरोगेटरी रिमार्क्स आया मालदीव के मिनिस्टर के द्वारा बॉयकॉट मालदीव्स करके, जैसे ट्रेंड चल गया इंडिया के ख़िलाफ़। तो इंडिया ने अपने ट्रूप्स वापस बुला लिए मालदीव से 10 मई 2024 को। और फिर उसके बाद में पॉजिटिव शिफ्ट तब हुआ जब जो है मोदी म्यूजिक की जो है विज़िट हुई COP28 समिट में दुबई में 2 दिसंबर 2023 में, है ना। और फिर उसमें म्यूजिक ने विज़िट किया अक्टूबर 2024 में। फिर इंडिया ने ऑफ़र किया $750 मिलियन का करेंसी स्वैप, है ना, टिल 2027। और जो है फिर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं कि दोनों साइड ने एग्री किया कि जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मैरीटाइम सपोर्ट पार्टनरशिप जो है वो दोनों ने एग्री किया, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे जो है काम करेंगे और न्यू कॉपरेशन लाएंगे किसमें, रिन्यूएबल्स में, फिशरीज़ में और डिजिटल इंफ्रा में। तो करंट विजिट जो है मोदी जो है फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट होंगे अंडर मालदीव्स प्रेसिडेंसी, मालदीव्स में जो विज़िट करेंगे। और तो बायलैटरल एग्रीमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं ड्यूरिंग विजिट। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे दलित आदिवासीज एंड वुमेन्स एट कोर ऑफ न्यू कॉपरेशन पॉलिसी ऑफ सेंटर सेज अमित शाह। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 को थर्सडे को लॉन्च किया, जिसका एम है कि 50 करोड़ जो लोगों को कोऑपरेटिव सेक्टर से जोड़ना, ठीक है। और ये पॉलिसी जो है दलित, आदिवासी और जो वुमेन्स हैं उनके डेवलपमेंट का जो है सेंटर में रखती हैं। और इंडिपेंडेंस के बाद ये सिर्फ दूसरी बार है जब कोऑपरेटिव सेक्टर में एक डेडिकेटेड पॉलिसी बनाई गई है ना, बोल रहे हैं ऐसा। और अमित शाह ने भरोसा दिया कि जो है इंडिया 2027 तक दुनिया की जो है तीसरी लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा, और इसमें कोऑपरेटिव सेक्टर एक पावरफुल टूल बन सकता है। और उनके पास अब नए एस्पिरेशंस है, जैसे स्कूटी या आयरन को लेकर होगा। बट और जो पॉलिसी है इसके 6 मेन पिलर्स बताए जा रहे हैं, क्या क्या, फाउंडेशन को मजबूत बनाना, ठीक है, सेक्टर में नए वाइब्रेंसी लाना, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फ्यूचर के लिए जो है तैयार करना, और इंक्लूसिविटी और रीच को बढ़ाना, है ना, और नए सेक्टर्स में एक्सपेंशन करना, यूथ को कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के लिए तैयार करना। तो ये सारे 6 पिलर्स दिए हुए हैं इसमें। तो जो कॉपरेशन मिनिस्ट्री उसने टूरिज़्म और टैक्सी, इंश्योरेंस और जो ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स के लिए एक डेडिकेटेड एक्शन प्लान जो है वो बनाए हैं। शुरुआत जो है टैक्सी और इंश्योरेंस से जो है वो करने की बात कर रहे हैं, है ना। और इन सेक्टर से जो प्रॉफिट आएंगे वो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ के मेंबर्स तक पहुंचाएंगे बोल रहे हैं, जिससे ये लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो फाइनली मेन एम इस पॉलिसी का यही है कि जो है एक रोबस्ट कोऑपरेटिव इकोसिस्टम बनाना, है ना, जो आने वाली जनरेशन्स के लिए डेवलपमेंट और का एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन सके। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है, द इंडिया यूके FTA स्पेल्स अ पुअर डील फॉर पब्लिक हेल्थ। तो बोलते हैं कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, जो PM मोदी की विज़िट के बाद यूके में, जिसका एम है कि बायलैटरल ट्रेड को इम्प्रूव करना और कई सारे टैरिफ्स को है उनको रिमूव करना, और कई सारे सेवरल गुड्स पे, स्पेशली जो प्रोसेस्ड फूड है, स्पेशली यूके के, जैसे कि बिस्किट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए और सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं कुछ नहीं, पब्लिक हेल्थ कंसर्न ज़्यादा है कि जब FTA गुड है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, है ना, लेकिन जो है इसके लिए सीरियस हेल्थ रिस्क भी आ रहे हैं इंडियंस के लिए। टैरिफ फ्री इंपोर्ट होने से जो हाई फैट, शुगर और सॉल्ट कंटेंट है फूड आइटम्स में, वो इंडिया की जो ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन, स्पेशली चिल्ड्रंस और एडोलसेंट्स में वो बढ़ा सकता है, ठीक है। मेक्सिको का एग्जांपल लेते हैं कि जो है जब मेक्सिको ने जो है नाफ्टा में एंटर किया 1992 में, तो अब इसके बाद जो है मैसिव रिस्क आया जंक फूड कंजम्पशन में, और लाइफस्टाइल डिजीज़ चेंज हो गई वहाँ पे। और ये तब कंट्रोल हुआ जब वहाँ की गवर्नमेंट ने सोडा टैक्स और वार्निंग लेबल जो है मैंडेटरी किया। तो इंडिया को इससे एक लेसन लर्न करना चाहिए, बोलते हैं ऐसे। और इंडिया के वीक रेगुलेशंस के बारे में बोलते हैं कि इंडिया का जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके रेगुलेशंस जो हैं जंक फूड पे, फूड एड्स स्पेशली जो किड्स को टारगेट करते हैं, वो बहुत ही वीक हैं। और करेंटली रूल्स जो है वो मोस्टली सेल्फ रेगुलेशन वाले हैं, जो कि इनफेक्टिव है, ठीक है। और तो इंडिया यूज़ करता है स्टार रेटिंग सिस्टम, ठीक है, स्टार रेटिंग सिस्टम,
जो कि काफ़ी इम्पैक्टफुल बहुत कम होता है ना। इंस्टेड ऑफ क्लियर वार्निंग जो है सिंबल्स नहीं होते हैं, लेबल्स नहीं होते हैं। और तो यूके में बोलते हैं, यूके में स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, ठीक है, कि यूके ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि उसमें जो फैट फूड है, सोडियम जो सॉल्ट और शुगर कंटेंट वाला फूड है, उसके एड्स पे 9 बजे से पहले तक जो है रोक लगी हुई है। ऐड आप 9 बजे के बाद ही कर सकते हैं रात में। और ऑनलाइन जो पेड एड्स हैं सच प्रोडक्ट्स के, वो भी उस पर भी बैन किया हुआ है। और ट्रैफिक लाइट लेबल्स यूज़ करते हैं फूड लेबलिंग पे, जैसे कि ग्रीन, येलो या रेड, जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इंडिया में भी सिमिलर जो है मैंडेटरी फ्रंट पे जो है न्यूट्रिशन लेबल लगे होने चाहिए और टाइटर जो है एडवर्टाइजिंग रूल्स होने चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और हेल्थ क्राइसिस के बारे में बोलते हैं इंडिया में कि हेल्थ क्राइसिस क्या है कि 2011 से लेके जो है 2021 के बीच में जो ये ऐसे फूड्स हैं जो जिसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, सॉल्ट और शुगर ज़्यादा है, या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, उसका मार्केट जो है इंडिया में 13.3% CAGR से जो है बढ़ा, है ना। और अलार्मिंग ओबेसिटी ट्रेंड्स हैं इस इंडिया के लिए। और एक्शन डिले किए गए जंक फूड रेगुलेशन में, जिसकी वजह से एक नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है उसका बर्डन वो बढ़ गया। और इसमें फिर वही बोलते हैं कॉल टू एक्शन में, क्या बोलते हैं कि इंडिपेंडेंटली जो है क्या क्या सॉल्यूशंस बोलते हैं, इंडिपेंडेंटली जो है इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो जंक फूड एड्स के बारे में को, ठीक है। और बैन करना चाहिए मिसलीडिंग जो जंक फूड एड्स हैं उनको। और प्रमोट करना चाहिए जो है आपके हेल्दी स्कूल कैंटीन्स को, ठीक है। और इंगेज करना चाहिए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स को ट्रेड पॉलिसी में, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल हेल्थ, इसमें ये बोलते हैं इट इज़ हाई टाइम फॉर इंडिया टू पुट पब्लिक हेल्थ सेफगार्ड्स एट सेंटर ऑफ ऑल द फ्यूचर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, द फॉल्ट लाइन इन इंडियाज़ इलेक्टोरल आर्किटेक्चर आर विजिबल। तो बोलते हैं जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है वोटर लिस्ट को अपडेट करने का, इसका फ़ेज़ 1 ख़त्म होने जा रहा है 1 अगस्त को, ठीक है। तो अब इसमें बोलते हैं कि इस प्रोसेस के टाइम पे 1.2 मिलियन जो वोटर्स हैं उनको उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किया गया, ठीक है। और मेन रीज़न बताया गया नॉन रेजिडेंसी एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है, वो वहाँ मिले ही नहीं, नॉन रेजिडेंट थे एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। तो अपोजिशन कह रहा है कि जो है इलेक्शन का प्रोसेस जो है बायस्ड है और गरीब माइनॉरिटीज़ और माइग्रेंट्स को जानबूझकर डिसएनफ्रेंचाइज किया जा रहा है ना। और तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये असली बताते हैं कि क्या चीज़ है कि जो हमारा लॉ और रियलिटी मिसमैच है। जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 जो है, ये सेडेंट्री पॉपुलेशन को ध्यान में रख के बनाया गया था। आज के ज़माने में 450 मिलियन इंडियंस जो है इंटरनल माइग्रेंट्स हैं, ठीक है। लगभग 37% ऑफ द पॉपुलेशन वो इंटरनल माइग्रेंट्स हैं, लेकिन लॉ उनकी रियलिटीज़ को जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और बिहार में माइग्रेशन और भी ज़्यादा है, 36% हाउस होल्ड्स में कम से कम एक जो है इंडिविजुअल बाहर है। और सिटीज़नशिप और रेजिडेंसी का कन्फ्यूजन बताते हैं कि जो है रेजिडेंसी में बेसिकली वोटर लिस्ट में नाम के लिए ज़रूरी है ना रेजिडेंसी, लेकिन माइग्रेंट्स के लिए रेजिडेंसी डायनेमिक होती है, वो एक जगह कभी दूसरी जगह पे। और माइग्रेंट्स जो है कभी ऑफन वो रहते हैं एक जगह पे लेकिन वोट किसी और जगह रजिस्टर होता है, और इसी कन्फ्यूज़न में उनका नाम डिलीट हो जाता है। तो बोलते हैं कि जो है मेजॉरिटी माइग्रेंट्स जो है उनको पता ही नहीं होता है कि क्लेम कैसे करना है, ऑब्जेक्शन प्रोसेस क्या है उसके बारे में जानते भी नहीं है। और बिहार में 60% वोटर्स को इस प्रोसेस का ज्ञान नहीं था, और माइग्रेंट्स में 25% अवेयरनेस भी नहीं थी, है ना। तो इंटरनेशनल मॉडल्स इस चीज़ के लिए कुछ इसमें इन्होंने बताया है कि इंटरनेशनल मॉडल्स क्या क्या फॉलो करते हैं वो लोग इस चीज़ के लिए। यूएसए में एब्सेंटी और मेल इन बैलेट्स अलाउ करते हैं, है ना, होम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन के साथ वोट करना इसमें। और ऑस्ट्रेलिया में रिमोट और माइग्रेंट पॉपुलेशन के लिए मोबाइल पोलिंग स्टेशंस हैं जिसमें कि 90% से ज़्यादा वोटर पार्टिसिपेशन होता है। तो अब बोलते हैं कि क्या इसके लिए सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अकेला रिस्पॉन्सिबल है, तो बोलते हैं नहीं, इलेक्शन कमीशन खुद लॉ नहीं बदल सकता, लेकिन रिफॉर्म के लिए बेसिकली एडवोकेसी तो कर सकता है ना। और पायलट प्रोग्राम चला सकता है, आउटरीच और
अल्टरनेटिव एनरोलमेंट मॉडल के लिए। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो फोकस है सिर्फ प्रोसीजरल कंप्लायंस पे है, इंक्लूजन के असली मुद्दे पर नहीं। तो बोल रहे हैं कि ऑपोजिशन सिर्फ ब्लेम कर रहा है लेकिन ग्राउंड पर वोटर अवेयरनेस और असिस्टेंस नहीं दे रहा है, तो उनकी भी गलती है। और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट जो है उसको पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द स्ट्रक्चरल इश्यूज़। तो बोलते हैं कि क्लीन वोटर रोल ज़रूरी है, लेकिन अगर लॉ ही माइग्रेंट्स को सिस्टमेटिकली एक्सक्लूड करता हो तो वो सफाई नहीं बल्कि एक्सक्लूजन होता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिफेंड करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि रिफॉर्म्स की डिमांड करना, एक ऐसा सिस्टम जो आज के इंटरनल माइग्रेंट इंडिया के लिए सस्टेनेबल हो, है ना। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, अ स्लो रिवाइवल इंडियाज टाइज विद चाइना आर ऑन मेंड बट म्यूचुअल ट्रस्ट नीड्स रीबिल्डिंग। तो इंडिया ने चाइनीज़ जो सिटीजन्स हैं उनके लिए टूरिस्ट वीज़ा फिर से जो है जारी कर दिया है ना, जो 2020 का गलवान क्लैश के बाद बंद कर दिया गया था। और ये स्टेप दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप है उसको सुधारने का बड़ा इंडिकेशन ऐसा बोलते हैं। और रिसेंट कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स बताते हैं कि दोनों पीएम ने और उनके प्रेसिडेंट ने मुलाकात की के बाद हाई लेवल मीटिंग हो चुकी हैं। और कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है वो वापस से शुरू हो गई है। डायरेक्ट फ़्लाइट्स और जर्नलिस्ट के वीज़ा पर बातचीत हो रही है। इकोनॉमी और ट्रेड डायलॉग्स दोबारा शुरू होने वाले हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सिग्नल्स हैं कुछ। और लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं, ऐसा बोलते हैं कि अब तक चाइना जो है 2020 के बाद में जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और जो पीएलए ने जो है इंकर्जन किया था इंडिया की बाउंड्री में, या गलवान जो घटना हुई थी उसका रीज़न नहीं बताया। और इंडिया ने पहले कहता था कि जो है जब तक बॉर्डर पर पीस नहीं होता नॉर्मल टाइज नहीं हो सकते, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बाउंड्रीज इशू के साथ सॉल्यूशंस के बिना भी रिश्ते नॉर्मल बनाए जा रहे हैं। और चाइना का जो ब्रह्मपुत्रा पर मेगा डैम प्रोजेक्ट और पाकिस्तान के साथ जो पीएलए की तालमेल है ऑपरेशन सिंदूर भी भारतीय जो है इंडियन चिंता का विषय है, ऐसा बोलते हैं। और क्या ये काफ़ी है? तो बोलते हैं कि सिर्फ मैकेनिज़म्स जैसे कि फ़्लाइट्स हो गए, वीज़ाज़ हो गए, इससे भरोसा नहीं बनेगा। अगर कोर इश्यूज़ को इग्नोर किया गया तो ये सुपरफिशियल जो समझौता हुआ है हो सकता है और कभी भी ये बेसिकली ब्रेक हो सकता है। तो वही है कि इंडिया और चाइना के रिश्ते नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट रिस्टोर नहीं होता। सिर्फ सिंबॉलिक स्टेप से लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप पॉसिबल नहीं है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है आर्टिकल है यहाँ पे, वो बेसिकली सेप्टिक टैंक डीस्लजिंग मस्ट बी मैकेनाइज्ड कम्प्लीटली। तो यहाँ पे 2022 और 23 में जो है हज़ार्डियस क्लीनिंग डेथ्स जो है 150 लोगों की हुई है ना। उसके लिए जो है एक सोशल ऑडिट कराया गया 54 केसेस का। तो इस फाइंडिंग में कैसा डेंजरस बिजनेस मॉडल जो वो चल रहा है उसका पता लगाया गया। तो इसमें बोला गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स है उनका गलत इस्तेमाल हुआ। जो 150 डेथ्स हुई हैं उसमें 38 क्लीनर्स जो है लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स ने हायर किए थे। और लॉ और पॉलिसी के बावजूद दिक्कतें हैं, जैसे कि लॉ हैं स्वच्छ भारत एडवाइजरीज, नमस्ते स्कीम चल रही है जैसे कि, है ना, नमस्ते स्कीम हो गई। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 का हो गया। ये सारी स्कीम्स के बावजूद भी जो है ग्राउंड पर प्रोग्रेस बहुत कम है। और इसमें बोलते हैं कि जो अगर 57,758 हज़ार्डस क्लीनर्स हैं, पर सिर्फ जो है इसमें से सिर्फ 16,000 के पास ही जो पीपीई किट है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है। पीपीई किट जैसे कि मान लीजिए कि जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना, जैसे कि ग्लव्स देना, फेस मास्क देना, है ना, और आँखों का चश्मा देना, और वाटरप्रूफ सूट देना, गम बूट्स देना, हेलमेट देना, ये सब चीज़ें। 57,000 क्लीनर्स में सिर्फ 16,000 को पीपीई किट दी गई है। और हेल्थ कार्ड सिर्फ 14,000 को मिले हैं। और फिर बोलते हैं कि कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स देते हैं कि पॉजिटिव एग्जांपल्स में जैसे उड़ीसा में वर्कर्स को पीपीई किट प्लस मैकेनाइज्ड जो है वो डीस्लजिंग व्हीकल्स मिल रहे हैं, है ना, डीस्लजिंग व्हीकल्स मिल रहे हैं। दूसरा एग्जांपल जो देते हैं वो तमिलनाडु का, चेन्नई में सीवर क्लीनिंग के लिए रोबोट्स का यूज़ किया जा रहा है ना। 5,000 मैनहोल जो है क्लीन हो चुके हैं।
और तो इसमें बेसिकली बोलते हैं क्या है कि मूल समस्या क्या है, कोर जो प्रॉब्लम है वो एनफोर्समेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एनफोर्समेंट प्रॉब्लम में क्या बोल रहे हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग अवॉइड हो सकता है अगर रोबोटिक टेक्निक और ट्रेनिंग कैपेसिटी कैपिटल सब्सिडी मिले उनको, लेकिन टेंडर्स अब भी मैनुअल काम जो है वो काम के लिए ही दिए जा रहे हैं, है ना। तो और दूसरा बोलते हैं नमस्ते स्कीम जो है, नमस्ते स्कीम में सिर्फ 14 करोड़ रिलीज़ हुए हैं। ठीक है, जो एक बड़े शहर के मैकेनाइजेशन के लिए काफ़ी नहीं है। तो बोलते हैं कि अकाउंटेबिलिटी भी मिसिंग है। अकाउंटेबिलिटी कैसे मिसिंग है, वर्कर्स की मौत पर जो है लोवेस्ट सुपरवाइज़र को फंसा दिया जाता है या डेथ को एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गलत कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल करिए और एम्प्लॉयर्स पर जो है मॉनेटरी पेनल्टी लगाइए, और पर अभी तक लोकल बॉडीज़ ने रूल्स नोटिफाई नहीं किए हैं। और कास्ट, जेंडर और रिहेबिलिटेशन का कंसर्न भी बताते हैं, कैसे कि 2/3 जो वर्कर्स हैं वो दलित हैं, है ना, यानी 75% लगभग, लेकिन हाउसिंग, स्कॉलरशिप या रिहेबिलिटेशन जो है मिलता ही नहीं है। और वुमेन मैनुअल स्कैवेंजर्स जो कि ड्राई लैट्रीन्स साफ़ करती हैं, वो और भी ज़्यादा इग्नोर किया जाता है उनको, है ना। तो रिकमेंडेशंस कुछ बताते हैं इसके लिए। रिकमेंडेशंस क्या क्या बताते हैं, रिकमेंडेशन में बताते हैं सीवर क्लीनिंग को जो है लाइसेंस्ड और सर्टिफाइड ट्रेड बनाओ। ठीक है, मैनुअल काम बिना सर्टिफिकेट जो है, मैनुअल काम जो है विदाउट सर्टिफिकेट उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दीजिए। ठीक है, और वर्कर्स को मशीन ऑपरेट करने के लिए लोन एश्योरेंस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। और बोलते हैं स्वच्छ भारत रूरल बजट में सेप्टिक टैंक क्लीनिंग भी जोड़ा जाए। नमस्ते जो प्रोफाइलिंग है ना, नमस्ते प्रोफाइलिंग को जो है ग्राम पंचायत तक एक्सटेंड किया जाना चाहिए। तो ये सारे कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं। तो वही बोलते हैं कि इंडिया का जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, खासकर दलित और जो वुमेन्स हैं, उनको इज़्ज़त और सुरक्षा मिलने के लिए टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और पॉलिटिकल विल ज़रूरी है। पॉलिसीज़ हैं, इम्प्लीमेंटेशन की जो है कमी है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये, शुड इंडिया रिलैक्स इट्स एडॉप्शन प्रोसीजर्स। तो बोलते हैं कि इंडिया में जो एडॉप्शन प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ना। और जो एजेंसी है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी के डेटा के मुताबिक जो है एक एडॉप्टेबल अगर चाइल्ड के लिए 13 पेरेंट्स जो है वो वेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कारा के को जो एडॉप्शन प्रोसेस को फास्टर और एफिशिएंट बनाने के स्टेप्स लेने को कहा है ना। और जो स्मृति गुप्ता और अलोमा लोबो के मुताबिक डिलेज की मेन जो वजह है प्रोसीजर नहीं है बल्कि डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, और अवेलेबल चिल्ड्रन जो है वो कम है। ठीक है, चिल्ड्रंस कम है, डिमांड ज़्यादा है पेरेंट्स की। तो लोग हेल्दी और यंग बेबीज़ अडॉप्ट करना चाहते हैं, है ना, जबकि ओल्डर या स्पेशल नीड्स वाले बच्चे रेडिली अवेलेबल हैं ज़्यादा। शेल्टर में रहने वाले जो बच्चों को भी लीगल अडॉप्शन जो है पूल में लाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, जिसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और डिजिटाइजेशन की ज़रूरत है। और तो वही बोल रहे हैं, वो कुछ एनजीओज़ की जो लोग हैं, स्मृति गुप्ता जैसे, इस पर काम करती हैं, जहां वो बच्चों को बच्चों का जो डेटा है उसको डिजिटाइज करके उन्हें अडॉप्शन एलिजिबिलिटी डिसाइड करती हैं। और 3.1 करोड़ ऑर्फेन जो हैं इंडिया में हैं, उन जो है वो ये कहना मिसलीडिंग है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चों के पास जो है पेरेंट्स या एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती हैं, हर सड़क पर रहने वाला बच्चा अडॉप्टेबल नहीं होता। और इलीगल अडॉप्शंस और ट्रैफिकिंग के जो है से बचने के लिए स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स जो है ज़रूरी हैं। और अगर अडॉप्शन डिमांड सप्लाई जो है वो बन जाए तो बच्चे कमोडिटीज़ बन जाते हैं, है ना। इसे अवॉइड करने के लिए लीगल चैनल ज़रूरी हैं। ओल्डर और जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के अडॉप्शन में जो है पेरेंट्स को ट्रेनिंग और काउंसलिंग चाहिए होती है, जो कि अब इंडिया में फॉर्मल तरीके से नहीं होती है ना। तो वही वो कहते हैं कि जो है जब तक पेरेंट्स अडॉप्शन के लिए इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं होते, स्पेशली नीड्स चाइल्ड के लिए, तो उनका रिटर्न होना भी एक रियल प्रॉब्लम है। तो इसमें पूरे में यही बोलते हैं कि अडॉप्शन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करने से ज़्यादा ज़रूरत है लीगल जो अडॉप्शन पूल में ज़्यादा एलिजिबल बच्चों को लाना। ठीक है, और पेरेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देना और चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच मेंटेन करना।
जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे इंडिया यूके ट्रेड डील टू बूस्ट फार्म एक्सपोर्ट ग्रोथ बाय 20%। तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने जो है, जो हमें जैसा पता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जिसका एम है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को बूस्ट करना, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल और इंजीनियरिंग गुड्स। तो यूके को क्या फ़ायदा मिल रहा है? यूके को बेसिकली जो है एवरेज जो टैरिफ है उसका 15% से रिड्यूस होकर 3% हो जाएगा, और 90% टैरिफ लाइन पर जो है ड्यूटी रिमूव या रिड्यूस की गई है, जिससे यूके के प्रोडक्ट्स जैसे कि विस्की हो गया, एरोस्पेस हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया या इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो गई, इंडिया में अब जो है वो सस्ते दाम में मिलेगा, है ना। तो इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इंडिया को क्या बूस्ट मिलेगा? इंडिया को बेसिकली एग्रीकल्चरल जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको 3 सालों में 20% तक बढ़ाने की जो है उम्मीद है। तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं, और फ्रेश ग्रेप्स, प्रोसेस्ड फूड और फूड प्रिपरेशंस में ज़ीरो टैरिफ लगेगा, ठीक है, यूके में। और प्रोसेस्ड फूड सेक्टर में जो है 99.7% टैरिफ लाइन्स हटा दिए गए हैं, कई जगह 70% से सीधा 0% पर। और सेंसिटिव सेक्टर्स जो है प्रोटेक्ट किया गया है। इंडिया ने अपने जो है डेयरी और एप्पल और ओट्स और एडिबल ऑयल जैसे सेंसिटिव जो आइटम्स हैं उनको डील से बाहर रखा है ना। और अब इंडिया, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे कॉम्पिटिटर्स के बराबर बेसिकली इसलिए बाहर रखा है ताकि जो इंडिया के जो फूड सिक्योरिटी और जो प्राइस स्टेबिलिटी और फार्मर्स की प्रोटेक्शन हो सके, है ना। एमएसएमई सेक्टर्स को क्या फ़ायदा होगा? एमएसएमई सेक्टर्स को बेसिकली जो है टेक्सटाइल और जो गारमेंट्स पर पहले जो 12% ड्यूटी थी अब ड्यूटी फ्री हो गई है, और अब इंडिया, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे कॉम्पिटिटर्स के बराबर आ गया है। और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स यूके में काफ़ी बढ़ने की संभावना है, जैसे होम टेक्सटाइल्स हो गया, कारपेट्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया। इंजीनियरिंग गुड्स भी जो है वो ड्यूटी फ्री हो गए हैं, है ना। तो एक्सपोर्ट 7.5 बिलियन डॉलर तक जो है पहुंच सकता है 2030 तक, है ना। तो ये एग्रीमेंट इंडिया के एमएसएमई, फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए गेम चेंजर बन सकता है अगर एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किया जाए तो। और इंडिया ने स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करते हुए ट्रेड को ओपन किया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, ग्लोबल मीडिया ग्रुप्स अर्ज इजराइल टू अलाउ एक्सेस टू गाज़ा। तो कई सारे इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप्स जैसे रूटर हो गया, बीबीसी हो गया, इन्होंने इजराइल से अपील की है कि वो गाज़ा के जो अंदर बाहर जर्नलिस्ट को जाने की इजाज़त दें। उनका कहना है कि गाज़ा में जो है जर्नलिस्ट वो भुखमरी का शिकार हो रहे हैं और उनके पास अपने परिवार को खिलाने तक के रिसोर्सेज नहीं बचे हैं। तो जो करंट सिचुएशन की बात करते हैं कि गाज़ा पूरी तरीके से सील्ड है ना, और इंटरनेशनल मीडिया को सिर्फ पैलेस्टीन रिपोर्टर्स से ही अपडेट मिल रही है। और वॉर के दौरान जो है 200 से ज़्यादा जर्नलिस्ट मारे जा चुके हैं। और WHO ने भी वार्निंग दी है कि गाज़ा में स्टारवेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना, जो कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है बहुत बड़ा। और बेसिकली एलिगेशन जो लग रहे हैं इजराइल पे कि इजरायली फोर्सेस पर जो है जो लोग एड लेने जा रहे हैं बेसिकली, है ना, गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फंड से, फाउंडेशन से, तो उन पे जो है फायरिंग कर रहे हैं इजराइल की फोर्सेस, है ना। और मई के बाद 1000 से ज़्यादा लोग जो है फूड लेने जाते वक्त जो है वो मारे गए हैं। और अल जज़ीरा ने कहा है कि उनके 5 रिपोर्टर्स जानबूझकर टारगेट किए गए। इजराइल का कहना है कि जर्नलिस्ट हमास के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं और इसी वजह से वो फ्री रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो डिमांड कर रहे हैं कि मीडिया और ग्लोबल वॉचडॉग्स ने कहा है कि जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन दिया जाए और फूड एड जो है उसको बेसिकली फ्री डिलीवर करने के लिए किया जाए, है ना, ताकि सिविलियन पॉपुलेशंस और जो रिपोर्टर्स हैं उन दोनों को जो है उन दोनों बेसिकली रिपोर्टर्स दोनों बचाया जा सके उनको। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, ईरान डिफेंड्स अनशेकेबल राइट टू एनरिच यूरेनियम अहेड ऑफ टॉक्स। तो ईरान ने थर्सडे को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हुए कहा यूरेनियम एनरिचमेंट जो है पर उसका हक अनशेकेबल है और वो इसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। और ये बयान उस वक्त उन्होंने दिया जब यूरोपियन पावर्स जो है उन्होंने न्यूक्लियर सैंक्शंस को वापस लागू करने की धमकी दे रहे हैं। तो पिछले हफ्ते क्या हुआ, जून में के बीच में इजराइल ने ईरान के जो न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर अटैक किया, और फिर जो है उसके बाद 21-22 जून को यूएस ने भी ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक की। तो ईरान का क्या कहना है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं रीसेंट वॉर्स के बाद भी हम अपने स्टैंड से नहीं हटेंगे और यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो जारी रहेगा, ये हमारे लोगों का हक है। और फ्राइडे को इस्तांबुल में जो है की टॉक्स होने वाले हैं यूरोपियन
यूरोप के लीडर्स और ईरान के बीच में। तो टॉक से पहले ये बयान ईरान की स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक जो पोजीशन है उसको दिखाता है ना। और यूएस और इजराइल का कहना है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डेवलप कर रहा है, जबकि ईरान बार बार इससे इनकार करता आया है ना। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को अच्छे से डिस्कस किया। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।